हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नो नॉनसेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मित्रों, आपके सीए फाइनल में पेपर नंबर 5 आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें पार्ट 1 आता है आपका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उसी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक बैच शुरू की है। ये जो वीडियोस है और ये जो स्टडी मटेरियल आपके सामने दिख रहा है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मई एंड सितंबर 2026 एग्जामिनेशन एंड जनवरी 2027 एग्जामिनेशन। ये जो स्टडी मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये 100% मैंने ICAI के मॉड्यूल से लिया हुआ है। और ये जो ICAI का मॉड्यूल जो मैं रेफर कर रहा हूँ वो आपको एप्लीकेबल है इन पैरामीटर्स के लिए। तो सिमिलरली मेरा स्टडी मटेरियल भी आपको इन पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। दैट मीन्स वीडियो प्लस स्टडी मटेरियल। तो इस तरीके से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, विच इज सप्लाई अंडर जीएसटी। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, दैट इज सप्लाई। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखना, जिन भी बच्चों के पास जो YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास मेरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ICAI की वेबसाइट पर जाओ और सितंबर 2025 वाला एडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो। वहां पे पेज नंबर 1.2 1.3 ओपन कर लो, वहां पर आपको टॉपिक नंबर 1 मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक के नीचे मैं ये वाले डिटेल्स आपके लिए मेंशन करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफर करके भी ये स्टडी मटेरियल, ये वीडियोस को यूज कर सकते हो टू प्रिपेयर योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेपर। तो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, मैं उसका ब्लूप्रिंट आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 हम कवर करने शुरू किया है हमने पढ़ाई करना, विच इज सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, फिर दिस इज वीडियो 1। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आपका टॉपिक नंबर 1 टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई। इस पहले टॉपिक में हम कुल मिलाकर 5 सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका आएगा मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट, यानी सप्लाई हम किसे कहते हैं वो आपको समझेगा अंडर द जीएसटी रेजिम। सब टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ेंगे टैक्सेबल इवेंट्स अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, यानी एक कंपैरेटिव एनालिसिस रहेगा प्रीवियस रेजिम प्लस करंट रेजिम के बारे में। ठीक है, तो करंट रेजिम यानी जो अभी जीएसटी रेजिम हमारी चल रही है, उसमें तो हमें पता चल गया टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल हमें यह भी थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए कि भाई साहब अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजिम का सिनेरियो किस तरीके का था। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये वाली सिस्टम आसान है या ये वाली सिस्टम आसान है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में हमें मदद मिलती है। तीसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसमें, रिजोल्यूशन अंडर जीएसटी। अब अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजिम में जो टैक्सेबल इवेंट्स थे वो नंबर ऑफ टैक्सेबल इवेंट्स बहुत ज़्यादा थे। इसकी वजह से क्या होता था, डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन बढ़ जाते थे। तो उन डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशंस को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स को ख़त्म करके सिंगल टैक्सेबल इवेंट रखा गया है, जो है सप्लाई। और ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का जो रिजोल्यूशन है, वो आपको कहाँ पे मिलता है, अंडर द जीएसटी रेजिम। इसलिए ये तीसरे टॉपिक का हेडिंग आपका आता है रिजोल्यूशन अंडर जीएसटी। चौथा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर कॉन्सेप्ट्स, यानी प्रीवियस रेजिम के जो कॉन्सेप्ट्स थे उससे हटकर हमने नए कॉन्सेप्ट्स को एम्ब्रेस किया है। और पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड टैक्सेशन अंडर जीएसटी। तो इस तरीके से टॉपिक नंबर 1 में कुल मिलाकर हमें ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलो अब आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन के ऊपर। यहां पर आपको जितना भी ये मटेरियल दिया गया, ये किस नेचर का है, दिस इज एन ओवरव्यू। यहां पर बहुत डिटेल में हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड नहीं किया गया है, आपको बस स्टार्टर पैक दिया है, आइडिया दी है कि भाई साहब सप्लाई का मतलब क्या होता है। जब हम डिटेल में जीएसटी एक्ट की प्रोविजंस पढ़ेंगे यानी एक्चुअल सेक्शंस पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में डिस्कशन इनके ऊपर मिलने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सामने आता है अभी, मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट। 1, 2 और 3, इस 3 में आपको मीनिंग मिलेगा और इस मीनिंग को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड किया गया है, एंड देन एग्जाम्पल का फाइनल कंक्लूजन हम पढ़ेंगे, ताकि हमारा टॉपिक नंबर 1 जो है वो कंप्लीट डिस्कशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास तैयार हो जाए। तो मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट, A taxable event is any transaction or occurrence that results in a tax consequence, यानी
एज अ ह्यूमन बीइंग आप जिंदगी में बहुत सारे टैक्स ट्रांजैक्शन करते हो या ऐसे फाइनेंशियल चीज़ों का लेन देन करते हो जिसे कहा जाता है ऑकरेंस, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन या ऑकरेंस जिनका रिजल्ट क्या होता है कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का होना इसे क्या कहते हैं, टैक्सेबल इवेंट। जो भी ट्रांजैक्शन या ऑकरेंस की वजह से आपको जीएसटी पे करना पड़े, ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप क्या कहते हो, टैक्सेबल इवेंट, एकदम सिंपल भाषा में। पॉइंट नंबर 2, बिफोर लेविंग एनी टैक्स, यानी किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने से पहले द टैक्सेबल इवेंट नीड्स टू बी असर्टेन्ड, यानी जीएसटी रेजिम में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ट्रांजैक्शन या ऑकरेंस के ऊपर टैक्स लगाने से पहले वो सप्लाई में क्लासिफाई होता है या नहीं होता है, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सप्लाई में क्लासिफाई होता है तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई क्लासिफाई नहीं होता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3, इट इज द फाउंडेशन स्टोन। इट इज मतलब क्या, किसी ये जो टैक्सेबल इवेंट होता है ये किसी भी टैक्सेशन सिस्टम का फाउंडेशन स्टोन होता है। इट डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लेविड। अब ये 3 पॉइंट में जो बातें बताई गई है उसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया है, ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा इस स्टडी मटेरियल में इंटीग्रेट किया है ताकि आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिले। अभी देखो, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा, ट्रांजैक्शन या ऑकरेंस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। मिस्टर गोगो, a registered dealer in Nagpur, sells 10 laptops to a customer in Delhi for ₹5 lakh। अब ये है दोस्तों ट्रांजैक्शन एंड ऑकरेंस। जब अब इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन ट्रांजैक्शन या इवेंट्स की वजह से टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब इस ट्रांजैक्शन का पहले तो हम एनालिसिस करते हैं। हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ लैपटॉप्स, दैट इज गुड्स बाय मिस्टर गोगो टू अ कस्टमर, यानी एक सप्लायर है, एक कस्टमर है और गुड्स का लेन देन हो रहा है, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में का गुड्स है वो तो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली, यानी क्या हो गया, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को भेजा जा रहा है, दैट मीन्स ये एक इंटर स्टेट सेल होता है, ठीक है। सेल किस नेचर का है, इंटर स्टेट, यानी महाराष्ट्र से दिल्ली में जा रहा है, ठीक है भाई साहब। अब टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें 100% टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब सीजीएसटी एक्ट जब हम आगे इन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन नंबर 7 आएगा। वो सेक्शन नंबर 7 में सप्लाई के बारे में डिटेल्ड प्रोविजंस है, वो वहां पर आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि जैसे हम ये एनालिसिस कंडक्ट करें तो हमने ट्रांजैक्शन को पढ़ लिया, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है ये भी पढ़ लिया, उससे हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि भाई साहब ये इंटरस्टेट सप्लाई है, टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो रहा है अंडर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है इसका, इंटर स्टेट सप्लाई, नागपुर महाराष्ट्र से ये जा रहा है दिल्ली में, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा जीएसटी रेजिम में का, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को भेजा जाता है या सर्विसेज को रेंडर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तब उसे कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। अगर ये नागपुर के नागपुर में ही सप्लाई होता या नागपुर से महाराष्ट्र के किसी दूसरे सिटी में सप्लाई होता तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी विद इन द स्टेट सप्लाई, और उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होता आपका, ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 7। लेकिन क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र से दिल्ली में सप्लाई है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, इसी वजह से इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है अंडर द जीएसटी रेजिम। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईजीएसटी कहा जाता है। टैक्स लाइबिलिटी, आईजीएसटी इज पेएबल बाय द सप्लायर दैट इज मिस्टर गोगो। अब ये हमें पहले लाइन में ही बता दिया था, मिस्टर गोगो इज अ रजिस्टर्ड डीलर। अब जहां पर भी आपको जीएसटी रेजिम में रजिस्टर्ड डीलर नाम आता है, ये टर्म आता है, इसका मतलब क्या कि भाई साहब उस डीलर के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है डीलर के पास तो उसे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा एट द एप्लीकेबल रेट ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज ₹5 लाख। तो इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस पूरी तरीके से कर लिया। अब यहां पर हमने मैन्युअली ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया, लेकिन
करंट सिनेरियोज में जहाँ जब भी आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे या कहीं आप जॉब के लिए जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप मैनुअल एनालिसिस भी कर सकते हो, या फिर आपकी जो भी टैक्स से आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो प्रैक्टिस के लिए, फॉर इनकम टैक्स, फॉर जीएसटी, वहाँ पर आप डेटा इनपुट करोगे तो आपको रेडीमेड एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन सा सप्लाई है, कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, उसका रेट क्या है, कौन सी पार्टीज है, वो सारी पूरा का पूरा डिटेल आपको ऑटोमेशन में मिल जाता है। अब इस पूरे एग्जाम्पल का कंक्लूजन देखो। पॉइंट नंबर 1, द सेल ऑफ लैपटॉप्स कॉन्स्टिट्यूट्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी दो चीजों के ऊपर टैक्स लगता है जीएसटी रेजिम में, आइदर वो गुड्स होने चाहिए या फिर वो सर्विसेज होनी चाहिए। तो हमारे केस में लैपटॉप्स को हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे, क्योंकि वो टेंजिबल चीज है। द सेल ऑफ लैपटॉप्स कॉन्स्टिट्यूट्स सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ, हेंस टैक्स लायबिलिटी अराइजेस एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई। यानी जब भी नागपुर टू दिल्ली भेजा जाएगा, इसको पेमेंट मिलेगा तो उसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करना पड़ेगा। हेंस टैक्स लायबिलिटी अराइजेस एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई द मोमेंट गुड्स आर सोल्ड एंड मूव फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको टैक्सेबल इवेंट का मीनिंग, ब्रीफ ओवरव्यू, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ओवरव्यू आपको आइडिया आ गया कि टैक्सेबल इवेंट बेसिकली जीएसटी में होता क्या है। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी पार्टीज जब कोई ट्रांजैक्शन करती है उसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होती है और उसमें गुड्स या सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई साहब इस ट्रांजैक्शन की वजह से टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें जीएसटी रेजिम के प्रोविजंस का नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। अब टॉपिक नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टैक्सेबल इवेंट्स इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। यहां पे तो हमने पढ़ लिया जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई, सिंगल टैक्सेबल इवेंट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब पुराने रेजिम में, जब जीएसटी के पहले की जब हम बात करते हैं, तो उस रेजिम में क्या सिनेरियो था। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेबल इवेंट इन वेरियस स्टैट्यूट्स वाज prone to catena of interpretations resulting in litigation since decades। पुराने रेजिम का सिनारियो कैसा था भाई साहब, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स थे। जैसे जीएसटी में ये केवल वन एंड ओनली टैक्सेबल इवेंट है, वैसे ही पुराने रेजिम में बहुत सारे अलग अलग स्टैट्यूट्स थे, अलग अलग लॉज थे। उन अलग अलग स्टैट्यूट्स में मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, हर एक व्यक्ति, हर एक प्रोफेशनल, हर एक डीलर अपने फेवर में इंटरप्रेट करता था स्टैट्यूट्स की प्रोविजंस को। इसकी वजह से क्या होता था, कांस्टेंट लिटिगेशन होता था। यानी जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर रहेगा पुराने स्टैट्यूट्स में, वो असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से इंटरप्रिटेशंस अलग होंगे। जो भी डीलर होगा उस डीलर के हिसाब से इंटरप्रिटेशन अलग होंगे प्रोविजंस के। जो भी मेरे जैसे और आपके जैसे प्रोफेशनल्स होंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो भी जीएसटी की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके इंटरप्रिटेशंस अलग होंगे। तो इस वजह से क्या होता था भाई साहब, ये तीनों पार्टीज आपस में झगड़ती थी। डीलर क्या बोलेगा, भाई साहब मुझे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराना, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा भाई साहब आपका टैक्स लगता है। डीलर का क्या होता है, दिमाग को झंझट नहीं होना, ज्यादा से कम टैक्स मुझे पे करना है, तो डीलर बोलेगा कि भाई साहब ये टैक्सेबल इवेंट नहीं है। इस तरीके से लिटिगेशन होते रहता था। अब जब भी लिटिगेशन होगा तो मेरे और आपके जैसे प्रोफेशनल्स का काम भी बढ़ जाता था। तो ये पुराने सिनेरियो था मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स वाला। तो अब देखो, द कॉन्ट्रोवर्सीज वर लार्जली रिलेटेड टू इश्यूज लाइक, अब ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज होती थी वो इन 3 इश्यूज से रिलेटेड होती थी। वेदर अ पर्टिकुलर प्रोसेस अमाउंटेड टू मैन्युफैक्चर और नॉट, जैसे जब एक्साइज की बात हो, जब एक्साइज ड्यूटी पे करनी हो, तो कोई भी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या नहीं, इसमें झगड़ा होता था। क्योंकि जब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो आपको एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है, वेदर द सेल वॉज प्री डिटरमाइंड सेल, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वॉज अ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। क्योंकि अगर सेल ऑफ गुड्स है तो वैट लगता था पुराने इसमें, और अगर रेंडरिंग ऑफ सर्विस है तो सर्विसेज टैक्स लगता था। यानी एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स, ऐसे अलग अलग चीजें लगती थी। तो मल्टीपल स्टैट्यूट्स थे, वो मल्टीपल स्टैट्यूट्स का दर्शन आपको यहाँ पे हो गया। मल्टीपल स्टैट्यूट्स की वजह से लिटिगेशन होता था बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो ये था पुराने रेजिम का सिनेरियो। अब इसका रिजोल्यूशन, इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हमें जीएसटी रेजिम ने दिया। कैसे दिया,
द जीएसटी लॉज रिजॉल्व दिस इश्यूज बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रहेंसिव टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई। भाई साहब झगड़ा मत करो, ना मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगेगा, ना प्री डिटरमाइंड सेल पे टैक्स लगेगा, ना सेल ऑफ गुड्स, ना रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये किसी भी प्रकार के मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स हम नहीं मानते अंडर जीएसटी रेजिम। हम केवल और केवल एक टैक्सेबल इवेंट को जानते हैं जो होता है सप्लाई, और इसमें केवल दो चीजें होगी, या तो आप गुड्स का सप्लाई करोगे, या तो आप सर्विसेज का सप्लाई करोगे, या आप दोनों का सप्लाई करोगे। ठीक है, बस ये सिंपल फ्रेमवर्क हमें जीएसटी ने प्रोवाइड किया। द जीएसटी लॉ resolve these issues by laying down one comprehensive taxable event, that is supply of goods or services or both. Various taxable events, namely manufacture, sale, rendering of services, purchase, entry into a territory or state, ये क्या था, octroi लगता था, है ना, etc. that existed prior to introduction of GST have been done away विद इन फेवर ऑफ जस्ट वन इवेंट दैट इज सप्लाई। अब अलग अलग स्टैट्यूट्स थे, एक्साइज में मैन्युफैक्चर, वैट में सेल, सर्विस टैक्स में रेंडरिंग ऑफ सर्विस, परचेस टैक्स में परचेस के ऊपर टैक्स लगता था, देन एंट्री इनटू अ टेरिटरी यानी ऑक्ट्रॉय लगता था आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टैट्यूट्स में अलग अलग प्रकार के टैक्सेबल इवेंट्स थे, इन सबको हटा दिया। इन सबको हटा के जीएसटी ने क्या किया भाई साहब, एक ही महाराजा रहेगा, एक ही किंग है, वो है आपका सप्लाई। अगर सप्लाई करके आपका ट्रांजैक्शन क्लासिफाई होता है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर कॉन्सेप्ट। द जीएसटी लॉ बाय लेविंग टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज डिपार्ट्स फ्रॉम द हिस्टोरिकली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेबल इवेंट अंडर स्टेट वैट लॉज। यानी स्टेट वैट लॉज यानी सेल के ऊपर टैक्स लगता था, एक्साइज लॉज मैन्युफैक्चर के ऊपर टैक्स लगाते थे, सर्विस टैक्स लॉ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाते थे। इन सबको हटा दिया और केवल एक ही टैक्सेबल इवेंट बचा, वो है हमारा सप्लाई। Point number 5, integrated taxation under GST. In the GST regime, the entire value of supply of goods and or services is taxed in an integrated manner. Unlike the earlier indirect taxes, which were charged independently either on the manufacture or sale of goods or the provision. अब यहाँ पर integrated मतलब क्या हो गया, अगर एक ही टैक्सेबल इवेंट है आपके पास तो ऑब्वियसली आप सिंगुलर फोकस रखोगे, सारी प्रोविजंस आपका एक ही टैक्सेबल इवेंट के बारे में बात करेगी, लेकिन अलग अलग प्रोविजंस आपको नहीं देनी पड़ेगी, यानी ये इंडिपेंडेंट हो गए, ये सेपरेट हो गए। ठीक है, इन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूट्स को हटा के हमने क्या किया, सिंगुलर इंटीग्रेटेड रेजिम लाई, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड टैक्सेशन अंडर जीएसटी रेजिम। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है टॉपिक नंबर 1 में टैक्सेबल इवेंट का। अब हम एक्चुअल प्रोविजंस जब पढ़ेंगे तब आपको समझेगा कि सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाता है। यानी पार्टी नंबर 1 ने अगर पार्टी नंबर 2 को कोई सप्लाई कुछ चीजें बेची है, या तो वो गुड्स या सर्विसेज हो सकती है या दोनों हो सकती है, ये जो बेचना है, जो पार्टी नंबर 1 ने पार्टी नंबर 2 को गुड्स या सर्विसेज बेची है, वो सप्लाई है या नहीं है, इसको समझने के लिए हमें जीएसटी एक्ट की एक्चुअल प्रोविजंस पढ़नी पड़ेगी, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से मित्रों आपका जो टॉपिक नंबर 1 था टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी दैट इज सप्लाई, उसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, उसका जो ओवरव्यू है और एक कंपैरेटिव व्यू है प्रीवियस रेजिम और करंट रेजिम का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। और यहीं पे ये वाला एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपका होता है समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सही तरीके से पढ़ाई करिए और जल्द से जल्द सीए फाइनल क्लियर करने की तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके रिलेवेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं, वो डेफिनेशंस 1 by 1 हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 गुड्स की डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं।